नमस्कार साथियों। राजनीति विज्ञान की जो ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो रही है ग्रामोदय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, उसमें अ, हमने पिछली कक्षा के अंदर बात करी थी भारत के महान राजनीतिक विचारक कौटिल्य की। तो उनके परिचय के बारे, जीवन परिचय के बारे में हमने जो है उसमें अध्ययन किया था। आज अपन बात करेंगे कौटिल्य के राजनीतिक विचारों के संदर्भ, कौटिल्य के राजनीतिक विचारों के संदर्भ में। तो कौटिल्य की जो रचना है अर्थशास्त्र, उसके अंदर जो है राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में, राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में जो है विचार दिए गए हैं। तो उसमें जो मत्स्य न्याय की स्थिति में जिसकी ज्यादा शक्ति थी, जो अधिक शक्तिशाली होता था, वो राजा बन गया। कौटिल्य ने कहा कि जिस समय अराजक व्यवस्था थी, यानी मत्स्य न्याय का मतलब होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जो अधिक शक्तिशाली होगा वो कमजोरों को अपने अधीन करेगा और कमजोर लोगों को अपने अधीन करने के बाद वहां शासन स्थापित करेगा। तो जो मत्स्य न्याय की स्थिति के अंदर जो व्यक्ति सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, या यूं कह सकते हैं जिसके पास ज्यादा शक्ति थी, वो व्यक्ति राजा बन गया। वो व्यक्ति राजा बन गया। वो व्यक्ति राजा बन गया। राज्य मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है। राज्य मानवीय प्रयत्नों का परिणाम, यानी मानव ने प्रयत्न किया है अपने लिए, मानव ने स्वयं अपने लिए है इस व्यवस्था का निर्माण किया है। यानी जो राज्य नामक व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था, इसका जो निर्माण हुआ है वो मानव ने अपने प्रयत्नों के फलस्वरूप किया, अपने प्रयत्नों के फलस्वरूप। यानी मनुष्य ने स्वयं राज्य की सत्ता को अपनी सुरक्षा व कल्याण के लिए स्वीकार किया है। सबसे पहले जो एक नागरिक है उसको क्या चाहिए? उस नागरिक को सुरक्षा चाहिए। क्या चाहिए? सुरक्षा। तो सुरक्षा और अपना कल्याण या अपना हित, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए व्यक्ति ने जो है इस राज व्यवस्था, यानी जो राज्य नामक व्यवस्था है, उसका निर्माण किया। यानी जो व्यक्ति सबसे ज्यादा शक्तिशाली था वह तो शासक बन गया, क्योंकि मत्स्य न्याय की स्थिति थी, अराजक की स्थिति थी, सभी लोग आपस में जो संघर्ष कर रहे थे, तो उसमें जो सबसे ज्यादा शक्ति थी, जिसके पास सामर्थ्य था, वो व्यक्ति जो है शक्तिशाली होने के नाते राजा बन गया। और जो राज्य का जो निर्माण हुआ है वो लोगों ने अपने प्रयत्न से, यानी लोगों का, यानी कहीं ना कहीं इसके अंदर हमें सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत का भी जो है दर्शन होते हैं। यानी लोगों ने मिलकर राज व्यवस्था का निर्माण किया है और वो कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने हित के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए, अपने भविष्य के लिए राज्य का निर्माण किया। किसने किया? व्यक्ति ने स्वयं। तो दो चीजें यहाँ स्पष्ट हो जाती है दोस्तों। एक तो कि जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली था वो शासक बन गया, और जो राज्य है उसका निर्माण मानव के प्रयासों से हुआ, यानी मानवीय प्रयत्नों से जो है राज्य का निर्माण हुआ। तो दो चीजें हमारे सामने यहाँ आ जाती है इसके राजनीतिक विचारों में, कि राज्य की उत्पत्ति है वो मानवीय प्रयत्न का परिणाम है, और जो राजा है वो सबसे शक्तिशाली होगा, वो राजा बनेगा। उस समय यही स्थिति थी, क्योंकि ये काफी लंबे समय इसको बीत गया है। अब जो राजनीतिक व्यवस्था है वो ज्यादा विकसित हो गई है। तो ये विचार उस समय के लोगों द्वारा राज्य के बाध्यकारी नियंत्रण को अपनी सुरक्षा और कल्याण के हित में स्वीकार करने के प्रस्ताव तथा मनु द्वारा प्रथम शासक के रूप में एक और प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने के परिणाम स्वरूप राज्य की उत्पत्ति हुई है। अब यहां यही बात बताई जा रही है कौटिल्य द्वारा भी, कि जो मनु थे, इससे पहले हमने मनु स्मृति के विचार पढ़े हैं, मनु के विचार मनु स्मृति में उन्होंने भी ऐसा ही कहा था कि मैं प्रथम व्यक्ति था, यानी मनु और शत्रुपा जो प्रथम व्यक्ति थे, दंपति था, उसने जो है इस सृष्टि का निर्माण किया। तो कौटिल्य ने भी यही माना कि जो लोगों ने अपने कल्याण के लिए एक प्रस्ताव रखा, अपनी सुरक्षा के लिए, और फिर बाद में एक मनु नामक व्यक्ति को वहां का शासक बना दिया जाता है। तो दो प्रस्ताव होते हैं, एक तो अपने कल्याण के लिए राज्य की स्थापना करना, फिर एक जो प्रस्ताव होता है मनु को राजा के रूप में, यानी मनु को प्रथम राजा के रूप में स्वीकार करना। तो दो यहां भी चीजें हमारे सामने आई। एक तो लोगों ने अपने हित के लिए, अपने कल्याण के लिए राज व्यवस्था का निर्माण किया। दूसरा जो प्रस्ताव स्वीकार किया वह मनु को
राजा के रूप में स्वीकार किया। तो राज्य और राजा दोनों की जो निर्माणकारी स्थिति यही रही है। तो राज्य की उत्पत्ति हुई है मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है, और मनु को प्रथम शासक के रूप में स्वीकार किया। ये प्रस्ताव दो थे, एक तो थे राज व्यवस्था का निर्माण, दूसरा था राजा का निर्माण। तो राज व्यवस्था मानव के परिश्रम और प्रयत्न का परिणाम, और दूसरी चीज जो राजा है मनु को स्वीकार किया गया। दो प्रस्ताव यहाँ रखे गए। राजा जनता का सेवक होगा। कौटिल्य ने बताया है कि जो राजा है वो जनता का सेवक होगा, जनता की सेवा कर। शासक का यह कर्तव्य होता है दोस्तों कि वह अपने जो प्रजा है उस प्रजा का जो है पोषण करे, उनके लिए आवश्यक परिस्थितियां उपलब्ध करवाए, सारी चीजें उसके लिए उपलब्ध करवाए, ताकि क्या है कि जो लोग हैं वो अपना जीवन यापन कर सके। क्योंकि व्यवस्था का निर्माण भी जीवन यापन करने के लिए हुआ, लोगों के लिए हुआ। तो इन चीजों को करने के लिए यानी राजा जनता का सेवक होगा, यानी सेवा भावना से राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण हुआ। फिर अगला बिंदु है राजा का भरण पोषण जनता द्वारा किया जाएगा। अब राज व्यवस्था संचालित करने के लिए धन चाहिए, वो धन कहां से प्राप्त होगा? वह धन जनता के द्वारा, कर के रूप में, टैक्स के रूप में, या यूं कह सकते हैं लगान के रूप में। हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था प्राचीन काल की रही है उसके अंदर कर के रूप में, यानी एक लगान के रूप में जो है कुछ मात्रा में जो लोग हैं वो अपने धन को शासक को सुपुर्द करते थे या शासक को देते थे, जिससे शासक अपनी प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था का अच्छे से संचालन कर पाता। तो राजा का भरण पोषण जनता द्वारा किया जाएगा और राजा जनता का सेवक रहेगा। फिर है सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत का पोषण। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि जो कौटिल्य के जो विचार है इसके अंदर उन्होंने कहा कि राज्य मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है। तो मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है, इसका मतलब यह है कि हो सकता है कहीं ना कहीं सामाजिक समझौता हुआ, जो लोक ने बताया था, जो रूसो ने बताया था, उसी प्रकार से हुआ हो। लोगों ने मिलकर जो है ये फैसला किया होगा कि जो है कि हमारे ऊपर एक व्यवस्था होनी चाहिए, एक व्यवस्था का निर्माण होना चाहिए, ताकि क्या है कि हम आसानी से है जो हमारा जीवन यापन कर सके, एक सुरक्षा की भावना हो, एक सहअस्तित्व की भावना हो, सभी को जो है अपने जीवन यापन करने के लिए जो सारी आवश्यक परिस्थितियां हो वो कैसे मिले, इसके लिए हमारी सुरक्षा कौन करेगा, हमारी जान माल जीवन संपत्ति सबकी सुरक्षा कौन करेगा, इसके लिए एक राजा, एक व्यवस्था का होना जरूरी था। तो कहीं ना कहीं कौटिल्य के विचार भी यही है, यानी चाणक्य के भी यही विचार है कि राजा और राज्य का जो निर्माण है वो लोगों के द्वारा मिलकर किया गया। इसका मतलब है कि मानवीय प्रयत्न तो वो सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत के अंदर ही आते हैं। फिर है राज्य के अस्तित्व का प्रयोजन क्या होगा, राज्य किस लिए अस्तित्व में होगा, क्यों होगा, तो उसके प्रयोजन के पीछे भी कुछ कारण है। तो उसके कारणों के अंदर कौटिल्य ने दंड नीति के संदर्भ में बताया कि राजा या राज्य को अप्राप्त को प्राप्त करने के लिए सबसे पहली चीज, जो चीज राज्य के पास नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए राजा प्रयत्न करेगा, राज्य प्रयत्न करेगा। दोनों की चीजें आ रही है, राजा भी है राज्य भी है, दोनों साथ साथ चलेंगे। तो जो है अप्राप्त को प्राप्त करने के लिए और फिर प्राप्त को संरक्षित करने के लिए, अगर मान लो प्रयत्न करते हैं प्राप्त हो जाती है कोई भी व्यवस्था वस्तु, तो उस वस्तु का संरक्षण कैसे होगा, तो यह भी कार्य कौन करेगा, राजा व राज्य करेंगे। कौन करेगा, राजा व राज्य करेंगे। फिर संरक्षित को संवर्धित आगे बढ़ाने के लिए, संरक्षित को जो है आगे बढ़ाने के लिए, उसको संवर्धन करने के लिए जो राजा कार्य करेगा। तो प्राप्त को अप्राप्त को प्राप्त करने के लिए, प्राप्त का जो है संरक्षण करने के लिए, और संरक्षित जो वस्तु है उस संरक्षित वस्तु को जो है संवर्धित करने के लिए जो है राजा व राज्य कार्य करेंगे। उसका प्रयोजन यही रहेगा। फिर जो संवर्धित चीज है यानी बढ़ी हुई चीज है, उस चीज का किस प्रकार से जो है लोगों के अंदर वितरण, क्योंकि जो संपत्ति होती है दोस्तों, क्या होती है, संपत्ति, यानी जो धन संपदा या साधन होते हैं, इन साधनों का लोगों के अंदर वितरण, यानी राज्य जो व्यवस्थाएं करेगा वो किसके लिए करेगा, लोगों के लिए करेगा। तो संरक्षण भी लोगों के लिए ही करेगा। तो जो योजनाएं होगी, जो गतिविधियां होगी, वो किन के लिए होगी, उनका वितरण कैसे होगा, तो ये वितरण तय करेगा कौन, राजा व राज्य। तो अप्राप्त को प्राप्त करने के लिए,
प्राप्त को संरक्षित करने के लिए, संरक्षित को संवर्धित करने के लिए और संवर्धित को जो है योग्य व्यक्तियों में वितरित करने के लिए राज व्यवस्था का प्रयोजन हो। यानी राज व्यवस्था किसके लिए बनाई जाएगी? वो लोगों के लिए, यानी जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त किया जाएगा, जो प्राप्त हो जाएगा उसको संरक्षित किया जाएगा, जो संरक्षित होगा उसको संवर्धित किया जाएगा और संवर्धित होने के बाद उन व्यवस्थाओं का, उन वस्तुओं का जो है वितरण किसमें होगा? आम लोगों में, आम जनता के लिए होगा। तो इसके अंदर सारी व्यवस्थाएं आ गई। यानी राज्य वो प्रयत्न करेगा, क्योंकि राज्य का निर्माण भी इसी प्रयोजन से हुआ है कि वो उन व्यवस्थाओं का, उन वस्तुओं का संरक्षण करेगा, उनको संवर्धित करेगा जो लोगों के लिए भलाई की हो, लोगों के लिए कल्याण की हो। क्योंकि इससे पूर्व भी हमने पढ़ा है कि राजा जनता का सेवक होगा। क्या होगा? जनता का सेवक होगा। तो राज व्यवस्था का निर्माण भी लोगों के लिए है। तो लोगों के लिए सहूलियतें, लोगों के लिए व्यवस्थाएं बनाना राज्य का कार्य होगा। फिर है राज्य की सर्वोच्चता। अब कहीं ना कहीं इसमें संप्रभुता का सिद्धांत भी हमें दिखाई देता है कि जो राज्य है वो सर्वोच्च रहेगा। कौटिल्य के अनुसार राज्य सर्वोच्च है, उसके हित सर्वोपरि है। राज्य सर्वोच्च है और उसके हित क्या है? सर्वोपरि। यानी राज व्यवस्था है वो सर्वोपरि रहेगी, उसी के अधीन सभी नागरिक रहेंगे। राज व्यवस्था सर्वोपरि रहेगी और उसी के अधीन नागरिक रहेंगे। वो सर्वोपरि है, वो आदेश देगी, वो निर्देशात्मक सत्ता रहेगी। इसमें नैतिकता का कोई स्थान नहीं है। राज्य दूसरे राज्य के साथ कैसा व्यवहार करेगा, इसमें नैतिकता का कोई स्थान नहीं है। येन केन प्रकार अपनी शक्ति का संवर्धन करके, अपने लोगों की भलाई के लिए, अपने लोगों के हितों के संवर्धन के लिए राज्य कुछ भी कर सकता है। ये बात बताई कौटिल्य ने। राज्य के अस्तित्व का प्रयोजन किसके लिए? दंड नीति के प्रयोजन के विषय में कौटिल्य ने राज्य को बताया कि अप्राप्त को वही बात है जो इससे पूर्व थी कि अप्राप्त को प्राप्त करना, प्राप्त को संरक्षित करना, संरक्षित को संवर्धित करना, ये सभी जो कार्य है वो किसके लिए होंगे? एक राज्य के प्रयोजन के लिए होंगे। तो राज्य सर्वोच्च है, उसके हित सर्वोपरि है और उसमें कोई नैतिकता का कोई स्थान नहीं है। तो यहाँ जो राज्य है संप्रभु होगा, राजा नहीं, राज्य संप्रभु होगा और वो किसके लिए? लोगों के लिए कार्य करेगा, लोगों की सेवा करेगा, अप्राप्त को प्राप्त करने का कोशिश करेगा, प्राप्त को संरक्षित संवर्धित करने की कोशिश करेगा और जो चीज उनके पास है, जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं, उन साधनों का, उन संसाधनों का इस प्रकार से वितरण करेगा कि सभी लोगों को उसका फायदा हो जाए। फिर है शक्ति। यानी ये शक्ति है वो दंड शक्ति का पर्याय नहीं है, ये शक्ति है वो संप्रभुता के रूप, यानी इसका प्रयोग धर्म की सुरक्षा के लिए हो। शक्ति का प्रयोग, संप्रभुता का प्रयोग किसके लिए होगा? धर्म की रक्षा। और धर्म क्या था? सत्य, सत्य के लिए और उनकी जो सत्य, अहिंसा, जो धर्म के जो मूल सिद्धांत है, उन सिद्धांतों की पूर्ति करने के लिए। यह शक्ति इतनी हो कि कोई अन्य सत्ता या संगठन इसको चुनौती नहीं दे सके। यानी जो राज सत्ता के अंदर जो प्रभु सत्ता का वास होगा वो इस इतना सुदृढ़ होगा कि उसको कोई अन्य शक्ति या कोई अन्य संगठन उसको जो है चुनौती नहीं दे सकता। यानी वो सर्वोच्च होगी। क्या होगी? सर्वोच्च होगी। इसका प्रयोग किसी अधिकृत संस्था द्वारा। अब ये संप्रभुता, इसका प्रयोग कौन करेगा? तो इसका प्रयोग है वो राज्य करेगा, क्योंकि एक संस्था, संस्था का मतलब, इन्होंने संस्था की बात की, संस्था का मतलब है राज्य। कौटिल्य ने शासक और राजा को संप्रभु नहीं माना। शासक और राजा को संप्रभु नहीं मान के संप्रभु किसको माना है? राज्य को माना। उस राज्य के ऊपर जो शासन करेगा वो राजा होगा। तो राजा को संप्रभु नहीं मान के उस व्यवस्था को संप्रभु माना है, व्यवस्था को संप्रभु माना है। फिर धर्म के संदर्भ में, धर्म व्यवहार के सिद्धांत की संहिता के रूप में, धर्म किसके रूप में रहेगा? सामाजिक व्यवहार, यानी समाज के जो आंतरिक संबंध होते हैं, उन संबंधों को किस प्रकार से निर्धारित किया जाए, वो सामाजिक व्यवहार होते हैं। तो सामाजिक व्यवहार के सिद्धांत की संहिता के रूप में है धर्म को स्वीकार किया। यानी समाज के जो लोग हैं वो लोग आपस में किस प्रकार से मिलजुल कर रहे, किस प्रकार से एक व्यवस्था, एक शांतिप्रिय व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए धर्म के जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों को लागू किया जाएगा। यानी सामाजिक व्यवहार के सिद्धांत की संहिता के रूप में है वो धर्म को स्वीकार किया गया। फिर सत्य, दया, दान, अहिंसा आदि सार्वभौमिक नियमों के रूप में धर्म रहेगा। सत्य, अहिंसा, दान, दया, ये सारे जो मूल तत्व है धर्म के, वो नियमों के रूप में लोगों के, यानी लोगों का जो आचरण होगा, क्या होगा?
आचरण वो निर्धारित होगा किसके अनुसार? धर्म के अनुसार। यानी जो धार्मिक मूल्य है उन मूल्यों के अनुसार है वो लोगों का चरित्र और लोगों का जो चाल चलन तय हो, ताकि क्या की व्यवस्था बनी रहे राज्य के अंदर। क्या बनी रहे? व्यवस्था बनी रहे। फिर राज्य द्वारा निर्धारित कानून के रूप में। अब धर्म को या कानून के रूप में देखो दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कानूनों का निर्माण कौन करेगा? राजा करेगा। अब राजा कानूनों का निर्माण करेगा तो किस जो है बिंदु को ध्यान में रखेगा? तो एक बिंदु अपने सामने आता हुआ है धर्म। यानी धर्म के आधार पर, अब यहां धर्म का मतलब सत्य असत्य का भेद। धर्म का मतलब सत्य असत्य, क्योंकि सत्य यहां है, अहिंसा आई है। तो सत्य क्या सही है वो धार्मिक है, क्या सही नहीं है वो अधार्मिक है। तो इसी के आधार पर किसका निर्माण होगा? कानूनों का निर्माण। और इन्हीं कानूनों से क्या होगा? व्यवस्थाएं संचालित होगी। कानून क्या कार्य करते हैं? व्यवस्था का संचालन करते हैं, व्यवस्था का संचालन। दोस्तों कोई भी राज्य हो बिना नियमों के, बिना सिद्धांतों के राज व्यवस्था का संचालन संभव नहीं हो पाता। ये चीज हमें अच्छे से पता, अब आपको भी पता होगी, क्योंकि किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए, किसी भी जो है प्रशासन को चलाने के लिए नियमों की जरूरत होती, और वो नियम कानून के द्वारा ही तय हो। तो यहाँ कानूनों का निर्माण जो है कौटिल्य के अनुसार किसके अनुसार होगा? धर्म के अनुसार। और कानूनों का निर्माण कौन करेगा? राजा करेगा। कौन करेगा? क्योंकि राजा उस व्यवस्था का सर्वोच्च व्यक्ति होगा, और राज्य है वो संस्था सर्वोच्च रहेगी, तो उसके ऊपर सत्ता के ऊपर काबिज जो व्यक्ति होगा वो राजा होगा, तो वो भी सर्वोच्च रहेगा। तो कानूनों का निर्माण राजा करेगा, लेकिन किसके अनुसार करेगा? इस धर्म के अनुसार, मूल्यों के अनुसार, सिद्धांतों के अनुसार। यानी जो धार्मिक मूल्य है, जो नैतिकता है, या यूं कह सकते हैं उसके अंदर जो धर्म और विधर्म को अलग करने के जो नियम है, उसी के आधार पर है वो कानूनों का निर्माण होगा। तो आज हमने जो बात करी थी दोस्तों कौटिल्य के राजनीतिक विचारों के संदर्भ में, तो मैं वापस उसको रिपीट कर रहा हूं कि राज्य की जो उत्पत्ति है वो उत्पत्ति एक मनुष्यों के परिणाम के स्वरूप, यानी यूं कह सकते हैं एक सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत। लोग इकट्ठे होकर लोगों ने अपने लिए व्यवस्था का निर्माण किया। तो लोगों के प्रयत्नों का परिणाम है वो है राज्य, लोगों के प्रयत्नों का परिणाम है वो राज्य। और मतसी न्याय की स्थिति के अंदर जो व्यक्ति सबसे ज्यादा शक्तिशाली था वो शासक बन गए। इन्होंने आगे बताया कि किस प्रकार से दो प्रकार के समझौते, एक में लोग मिलकर ये समझौता करते हैं कि हमें एक व्यवस्था के अंदर रहना है। दूसरी बात ये भी प्रस्ताव स्वीकार करते हैं कि मनु हमारा राजा, यानी मनु वो व्यक्ति प्रथम व्यक्ति थे, प्रथम जो राजा के रूप में हुए। तो मनु को राजा मानकर, यानी शक्तिशाली को राजा, और मानव के मानवीय प्रयासों का परिणाम है वो है राज्य। फिर बाद में उन्होंने बात करी कि राज्य क्या है? सर्वोपरि रहेगा। बिल्कुल राज्य सर्वोपरि, और उसमें नैतिकता का कोई स्थान नहीं है, यह भी चीज हमने पढ़ी। फिर राज्य का प्रयोजन किसके लिए होगा? राज्य किसके लिए होगा? तो हमने ये भी देखा कि जो व्यवस्थाएं निर्माण करनी है, जो प्रशासन चलाना, उसके लिए क्या चीजें हमें चाहिए? प्राप्त अप्राप्त को प्राप्त करना, प्राप्त को संरक्षित, संरक्षित को समर्थित, और समर्थित को अच्छे लोगों के अंदर वितरित करना। ये कार्य किसके लिए होगा? राज्य के लिए। तो राज्य का प्रयोजन किसके लिए होगा? के लिए। फिर बाद में उन्होंने जो दंड की बात करी, शक्ति की बात करी, तो शक्ति सर्वोच्च तत्व है, यह किसी संस्था में होनी चाहिए, और इसका जो प्रयोग है इस प्रकार से हो कि कोई अन्य संगठन या अन्य कोई राज्य है उसको चुनौती नहीं दे सके। फिर बाद में धर्म, यानी जो मूल तत्व है सिद्धांतों का वो धर्म रहेगा, कानूनों का निर्माण धर्म के अनुसार होगा। तो ये सारी चीजें आज हमने इसमें अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।